ठीक है बच्चे लोग, तो अपन चालू करते हैं रिवीजन क्या का, ग्रेविटेशन। ठीक है, तो वन शॉट अपने को रिवीजन करना है, और ये था उसके लिए, किसके लिए ये थंबनेल के लिए। हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेविटेशन, ठीक है बच्चों, चार नेचुरल फोर्सेस होते हैं। कितने नेचुरल फोर्सेस? चार। ठीक, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक, और लास्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो फोर्सेस है बच्चों नेचर में प्रेजेंट है, शुरुआत से जब यूनिवर्स बना उससे पहले भी ये फोर्सेस मौजूद थी। तो ये जो चार नेचुरल फोर्सेस होते हैं उनमें से हम लोग को पढ़ना है क्या बच्चों? ग्रेविटेशन। ठीक है, सारे नेचुरल फोर्सेस अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स के बीच में लगते हैं। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या लगती है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में लगती है, या फिर आप लोग क्या सोच सकते हो दो मैग्नेट्स के बीच में लगती है, वैसी फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। या जो चार्जेस के बीच में लगती है या मूविंग चार्जेस के बीच में लगती है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है वो न्यूक्लियस के अंदर रखती है, किसके किसके बीच? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में। अट्रैक्टिव फोर्स, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है बच्चों वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में रखती है, जो कोई भी पार्टिकल को होल्ड करके रखता है। जैसे कोई एक सॉलिड बना हुआ है तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस होंगी, तो वो फोर्सेस क्या होती हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, तो वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लेकिन हमको इनसे मतलब नहीं, हमको क्या पढ़ना है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का कारण क्या होता है बच्चों? ये फोर्स है बाय वर्च्यू ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या बात क्या है बच्चों? बाय वर्च्यू ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास है तो वो क्या करेगा बच्चों? अपने चारों तरफ एक फील्ड बना लेगा। क्या करेगा? अपने चारों तरफ एक फील्ड बना लेगा। अब कोई दूसरा मास उस फील्ड को एंटर करता है तो इस मास के कारण उसको एक फोर्स महसूस होगा, चाहे वो कांटेक्ट में आए कि नहीं आए वो नहीं मतलब है, वो उसकी फील्ड में भी आ गया तो उसको क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या फोर्स है बच्चों? इट इज अ फील्ड फोर्स। कैसी फोर्स है बच्चों? फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्सेस मतलब नॉन कांटेक्ट फोर्स। 8th क्लास में आप लोग पढ़े हो, है ना? दो फोर्सेस होती हैं, एक के लिए कांटेक्ट की जरूरत होती है, एक के लिए कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती। जैसे फ्रिक्शन के लिए कांटेक्ट का होना क्या है? जरूरी, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कांटेक्ट का होना जरूरी नहीं है। तो वो कैसी है? फील्ड फोर्सेस। भाई एक मास की फील्ड में दूसरा मास एंटर किया तो दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। ठीक, अब ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दो मासेस के बीच में। सपोज ये मास है m1 और ये मास क्या है बच्चों? m2। तो इसका जो नेचर होता है बच्चों ये होता है ऑलवेज अट्रैक्टिव। क्या होता है बच्चों? ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं मास एक ही टाइप का होता है और हमेशा पॉजिटिव। कभी नेगेटिव मास सुने? -3 किलो। हाँ ऐसा सुने होगे कि मैं 10 किलो का था और अब 7 किलो का हो गया तो -3 किलो किया, लेकिन कोई भी चीज -3 किलो की आप देखोगे नहीं, क्योंकि मास एक ही टाइप के होते हैं। चार्ज होते हैं पॉजिटिव भी और नेगेटिव, क्योंकि वो लाइक होते हैं तो रिपेल करते हैं, अनलाइक होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन मास सिर्फ एक ही टाइप का होता है, पॉजिटिव मास। और वो क्यों होता है हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि दो मास एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्ट, कभी रिपेल नहीं करते। तो उनका नेचर यूनिफॉर्म है, इसलिए मास भी एक ही टाइप का होता है। आ रही बात समझ में? तो अपन क्या बोलेंगे? नेचर क्या है इसका? ऑलवेज अट्रैक्टिव। एक मास दूसरे मास को अपने तरफ पुल करेगा, इसलिए बोलते हैं ग्रेविटी सक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया बात? अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है तो जान गए, बाय वर्च्यू ऑफ मास। अगर दो ऑब्जेक्ट्स के मास है तो वो दोनों के बीच में क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, क्या? मास होना चाहिए। हमारा मास है तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फोटोन का मास होता है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। आ रही बात समझ में? चलिए अगला चीज, अब न्यूमेरिकली ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होती है ये हमको बताया किसने? न्यूटन ने। तो लिखिए अगला चीज जो पढ़ना है वो क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
ठीक, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, तो न्यूटन सर ने हमको क्या बताया, हमको ये बताया भाई कि दो मासेस है तो उनके बीच अगर फोर्स लग रही है तो वो किन चीजों पे डिपेंड करेगी। तो उन्होंने ये बोला, पहला बात कि सपोज अगर आपके पास दो मासेस हैं m1 और m2 और वो दोनों का सेंटर से सेंटर सेपरेशन है मान लो r। ठीक, तो न्यूटन ने बोला बच्चों दोनों के बीच जो फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रोडक्ट ऑफ मास। यानी m1 m2 का जो मास का प्रोडक्ट होगा वो उस पर डिपेंड करेगी। मतलब जितने बड़े मास ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ज्यादा। ठीक, दूसरा चीज उन्होंने ये भी बोला कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के स्क्वायर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के नहीं, डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसको बोलते हैं बच्चों इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, नेचुरल फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगती है, उनके बीच में जो फोर्स है ना वो भी ऐसी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। तो नेचुरल फोर्सेस क्या है, जो नेचुरल फोर्सेस हैं वो ये फॉलो करते हैं, क्या बोला, इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब क्या इस इनवर्स स्क्वायर लॉ का, मतलब ये है बच्चों, सपोज अगर आप दो मासेस लिए, उनके बीच कुछ सेपरेशन है, अगर आप सेपरेशन को बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगा, अगर आप सेपरेशन को कम करोगे तो फोर्स बढ़ जाएगा। लेकिन जितना टाइम्स बढ़ा रहे हो उतना टाइम्स कम नहीं होगा, जितना टाइम्स डिस्टेंस बढ़ाओगे उसका स्क्वायर टाइम्स कम होगा। डायरेक्ट इनवर्स नहीं है, क्या है, इनवर्स स्क्वायर्ड है। आ रही बात समझ में। जैसे अगर मैं क्या किया, दो ऑब्जेक्ट लिया m1 और m2, उनके बीच डिस्टेंस थी d, अब मैं क्या कर दिया, बीच की डिस्टेंस क्या हो गई 2d। क्या किया मैं, डबल किया, ट्रिपल किया, डबल किया। क्या किया बच्चों, डबल, 2 टाइम्स कर दिया। अब दिमाग में ये सोचना कि डिस्टेंस बढ़ाया तो फोर्स कम होनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए, जाहिर सी बात है कम होनी चाहिए, दूर चले गए तो फोर्स क्या लगेगी, कम। अब कम कितनी हो गई, डबल किया, डिस्टेंस को डबल किया, डिस्टेंस को डबल किया, लेकिन डिस्टेंस का स्क्वायर से रिलेशन होता है ना, तो 2 का स्क्वायर 4, तो फोर्स जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, F/4, 4 टाइम्स कम हो जाएगी। आ रही बात समझ में। अगर मैं दोनों के बीच के डिस्टेंस को ट्रिपल कर देता तो क्या होता, 9 टाइम्स कम हो जाती फोर्स। अगर मैं दोनों के बीच की दूरी को आधा कर देता तो कितना टाइम्स डबल हो जाती कि 4 टाइम्स बढ़ती, 4 टाइम्स बढ़ जाती। 1/1/4 ऊपर चले जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 4। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, पक्का। तो डिस्टेंस अगर मैं कम करूंगा तो जितना मैं कम किया उसका स्क्वायर टाइम्स फोर्स बढ़ जाएगा, जितना टाइम्स में डिस्टेंस बढ़ा दिया उसका स्क्वायर टाइम्स फोर्स कम हो जाएगा। समझ में आ गया रिलेशनशिप, यही है बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ऊपर से तो नहीं गया, पक्का। आगे बढ़े। अब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से बच्चों आप लोग को जो क्वेश्चन आएगा वो कैसा आता है मैं बताता हूं। पहला तो फॉर्मूला को पहले पढ़ते हैं। सपोज एफ फोर्स जो लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। दूसरा चीज इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। तो दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो कुछ ऐसा लिख सकता हूं, एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक, तो अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो क्या लगेगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होगा बच्चों, जी, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। ठीक, ये जो हमारा जूनियर जी है, कैपिटल जी जो भी है, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके नाम के सामने क्या लगा हुआ है बच्चों, यूनिवर्सल। ठीक, क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सल। मतलब यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी का मतलब कहीं भी, धरती में, आसमान में, पाताल में, पानी में, आग में, नमक में, शक्कर में, सैंड में, सांड में, जहां भी जहां भी चले जाओ आपका जी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। सन के लिए भी यही है, मून के भी आसपास यही होगा, किसी भी स्टार के पास चले जाओ, किसी भी गैलेक्सी में चले जाओ, वैल्यू क्या रहेगा, जी का वैल्यू कांस्टेंट। और कितना, 6.626 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, ये इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, कांस्टेंट। समझ में आ गई बात।
ठीक, इसकी वैल्यू कौन निकाला था? सब काम न्यूटन नहीं किया है भाई, हेनरी कैवेंडिश। कौन लिखा था बच्चों? हेनरी कैवेंडिश। ठीक, हेनरी कैवेंडिश फेमस है, इनको बोलते हैं द मैन हु वेड अर्थ। क्योंकि एक बार जब जी की वैल्यू पता चल गई ना, तो अर्थ के पास किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगती है, उसके हिसाब कैलकुलेट कर लिए कि मास ऑफ अर्थ क्या होगा। तो जैसे ही वो जी का वैल्यू खोज के निकाले तो पता लग गया, जी का वैल्यू डालने से मास ऑफ अर्थ पता चल गया, है ना, मास ऑफ अर्थ पता चल गया। ठीक है, तो इनको बोलते हैं द मैन हु वेड अर्थ, जिन्होंने अर्थ का मास बताया। ठीक, आई बात समझ में? बाकी पूरे सोलर सिस्टम को भी मास फिर उसी से निकालते हैं, लेकिन फिर भी अपने क्या कर, क्लियर बात समझ में आया? द मैन हु वेड अर्थ कौन? हेनरी कैवेंडिश। जी की वैल्यू निकाली कितना? 6.626 इंटू 10 का पावर माइनस 11। समझ में आ गया बच्चों? अब ये आपका पहला फॉर्मूला है, ये क्या है बच्चों? आपका पहला फॉर्मूला। इसको आप लोग क्या रखेंगे? याद। इससे तीन टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे। कितने टाइप के? तीन टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे। पहला, आपको M1 M2 और R, ये तीनों का क्या दे देगा? वैल्यू। जी का वैल्यू देगा नहीं, उसको क्या रखना है? याद। ठीक, और आपको पूछेगा कि बताओ ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स कितना लग रहा है। एकदम सिंपल है, वैल्यू डाल के कैलकुलेशन करना है। इसमें याद रखना साइंटिफिक नोटेशन का कैलकुलेशन, पहले जितने भी 10 का पावर वावर वाला है उसको सबको कैलकुलेट करके एक साथ रख लेना, और सारे यूनिट्स क्या में रखना? मीटर्स में। जैसे कई बार डिस्टेंस दे देगा किलोमीटर्स में, तो आपको जैसे दे दिया है 6400 किलोमीटर्स, तो उसको उसी को स्क्वायर नहीं कर देना है, 6400 इंटू 1000 फिर उसका स्क्वायर। आ रही बात समझ में? क्या याद रखेंगे? मीटर का कन्वर्जन याद रखेंगे। याद रखोगे बच्चों? पक्का? मैं गुस्सा हो जाऊंगा, मैं छत वत से कूद दूंगा, देखो आप लोग ऐसा नहीं करोगे। हाँ, अगला दूसरा। ठीक, दूसरा आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा पूछेगा बच्चों, डायरेक्ट रिलेशनशिप पे, जो मैं आप लोग को अभी बता रहा था कि भाई डिस्टेंस को क्या कर दिए? डबल। मास, एक मास को क्या कर दिए? ट्रिपल। आ रही बात समझ में? तो आपको रिलेशनशिप पूछेगा भी, पुराना फोर्स F था तो नया फोर्स F डैश कितना टाइम्स ऑफ F है, कितना टाइम्स बढ़ा या कितना टाइम्स कम हो गया, आपको ऐसा पूछेगा। या आपको बोल देगा भाई दोनों में से एक मास को क्या कर दिया मैं? 4 गुना कर दिया। दोनों मासेस में से एक मास को क्या कर दिया मैं? 4 गुना कर दिया। तो पूछेगा अब बताओ दोनों का सेपरेशन में कितना चेंज करूं ताकि फोर्स जितना पहले लग रहा था उतना अभी लगे। तो आप बोलोगे चलो फोर्स F लग रहा था, G M1 मर गए M2 बाय R स्क्वायर। ठीक, अब आपको बोला जो फोर्स अब लग रहा है वो भी F है, लेकिन एक मास को क्या कर दिया बच्चों में? 4 टाइम्स, तो क्या हो गया वो? 4M1 M2 बाय R स्क्वायर। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? भाई ये R है तो ये भी R रहेगा क्या? ऐसे में तो भाई मास चेंज किया हो तो R को तो चेंज करना ही पड़ेगा ना, तभी तो फोर्स बराबर रहेगा। तो आप क्या करोगे? इस R को क्या बोल दोगे? R डैश, R का पावर 12 नहीं, क्या है ये? R डैश का स्क्वायर। आ रही बात समझ में? अब फोर्स दोनों सेम है तो दोनों को क्या कर सकते हो? इक्वेट कर सकते हो। तो ऐसा आएगा बच्चों, G M1 M2 बाय R स्क्वायर बराबर G 4M1 M2 बाय R डैश का स्क्वायर। G से G M1 M2 M1 M2 कट गया, ये ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4R स्क्वायर। ये नीचे से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? R डैश का स्क्वायर। तो R डैश का वैल्यू क्या आएगा? अंडर रूट 4R स्क्वायर। 4 रूट से बाहर आ सकता है, R स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, तो नया डिस्टेंस कितना होगा? तो अगर आप एक मास को 4 टाइम्स कर दोगे तो फोर्स को सेम मेंटेन करने के लिए डिस्टेंस को डबल करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि मास को 4 टाइम्स किए तो फोर्स 4 टाइम्स बढ़ गई है, अब फोर्स को 4 टाइम्स कम करना है तो डिस्टेंस को डबल करना पड़ेगा। डबल का स्क्वायर 4 टाइम्स तब कम होगा। समझ में आ रही बात? सोच पा रहे हो? तो ये कैलकुलेशन दिमाग में भी कर सकते हो बिना सोचे, अगर आपको लॉ अच्छे से दिमाग में बैठा हुआ है। क्लियर बात? पक्का? तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों? ऐसा आएगा। क्लियर है? तीसरे टाइप का क्वेश्चन, आगे बढ़ू। तीसरे टाइप का क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को देगा हेवनली बॉडीज के बीच में फोर्स निकालना है। किसके बारे में? हेवनली बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज जो अपन बोलते हैं, इनके बीच में। तो आपको बड़ा बड़ा मास दे देगा, मास ऑफ अर्थ बोलेगा 6 इंटू 10 का पावर 24 किलो। ठीक है, अर्थ का रेडियस दे देगा आप लोग को, क्या बोलते हैं, 6400 किलोमीटर। ठीक, मून का मास दे देगा, मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस दे देगा बड़ा सा, और बोलेगा वो दोनों के बीच में फोर्स लगाओ। तो हम लोग को बड़ी बड़ी वैल्यूज डाल के कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें कैलकुलेशन में क्या करेंगे?
उसमें कैलकुलेशन में हम ऐसा करेंगे कि 10 का पावर को अलग सकेल देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, फिर जो नंबर रहेंगे उनको रैंडम मतलब अप्रोक्सीमेट कर करके काट देना। जैसे 6.6 है, अब नीचे लिखा है 3.1, 6.6 और नीचे 3.1 तो 2 टाइम्स काट देना। 3.1 का डबल होता है 6.2, लेकिन मान के काट देना, कोई ऐसा गलत नहीं आएगा। आ रही बात समझ में? आसपास ही आंसर आएगा, लेकिन 10 का पावर का हिसाब किताब गड़बड़ मत करना। करोगे? गड़बड़ नहीं करोगे ना? तो नीचे को ऊपर भेजना, ऊपर को नीचे भेजना है, तो नीचे से ऊपर जाता है, एक्सपोनेंट्स पढ़े हो ना, नीचे से ऊपर जाता है तो पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। दो 10 के पावर मल्टीप्लाई हो रहे थे, पावर ऐड हो जाएंगे, डिवाइड हो रहे थे, पावर माइनस हो जाएंगे। याद है ना एक्सपोनेंट्स? तो वो सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, एक शीट जरूर मैं सॉल्व कराऊंगा बाद में। ये समझ में आ गया? तीसरा जो टाइप का न्यूमेरिकल आएगा बच्चों, 3 तो हो गया क्या, एक मिसलेनियस टाइप का न्यूमेरिकल लिख लो। इस ग्रेविटेशनल फ्लो से कैसे आएगा? आपको दे देगा ये मास है m1, ये मास है m2, ठीक, और बोल देगा दोनों के बीच में 100 मीटर की जगह है। कितने मीटर की जगह है? 100 मीटर की जगह है। आपको बोलेगा बताओ भाई तीसरा मास m3, तीसरा मास m3 मैं कहां रखूं? तीसरा मास m3 मैं कहां रखूं ताकि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लगे? 0। फोर्स क्या लगे? 0। तो आप क्या करोगे भाई? m1 m3 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, तो इसको लिख लेते हैं फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। m2 m3 पे फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। तो बताओ इस पे नेट फोर्स 0 कब होगा? जब F31 बराबर होगा F32 के। F31 कैसे लिख सकते हैं? G m1 m3 बाय, सपोज इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है x, तो क्या लिखेंगे बच्चों? x स्क्वायर बराबर G m3 m2 डिवाइडेड बाय 100 माइनस x का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अब m3 से m3 कट गया, तो अगर क्वेश्चन में m3 का मास दिया भी नहीं है तो भी घबराना मत, क्योंकि कट जाएगा। फिर खाली m1 m2 पता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस पता है, बस ये दो ही चीज दिया होगा, m1 m2 मास और दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो देखो सिर्फ x अननोन है ना, m1 पता है, m2 पता है, g तो कट गया, तो m1 इंटू 100 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर क्या आ गया बच्चों? m2 इंटू एक्स स्क्वायर। और आपको वैल्यू भी ऐसे ही देगा बच्चों, m1 बाई m2 ऐसा देगा कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, क्योंकि बच्चे हैं ना, आप लोग से कैलकुलेट नहीं कराएगा, ऐसा डरता है वो। ठीक है तो क्या होगा, जैसे आपको m1 दे देगा 9 किलो, m1 क्या दे दिया बच्चों? 9 किलो, और m2 दे दिया 1 किलो। ठीक, तो देखो ये आएगा तो 9 बाई 1 क्या हो जाएगा? 9, और क्या आएगा? 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। आया कि नहीं आया? अब देखो x से स्क्वायर यहां हटेगा बच्चों, तो यहां पूरा क्या जाएगा? अंडर रूट। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर बना तो फायदा हो गया, 9 को अपन क्या लिख सकते हैं, और 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को बराबर x, तो क्या हो गया बच्चों? 300 माइनस 3x बराबर x, ये उधर गया तो कितना हो गया बच्चों? 4x बराबर 300। तो x बराबर क्या हो गया बच्चों? 300 बाय 4, 4 75 मीटर। तो इस वाले से कितना दूर रखोगे? तो इस वाले से कितना दूर रहेगा? समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो ये वाला सवाल आपको पूछ सकता है। ठीक, तो 3 न्यूमेरिकल आएंगे, समझ में आ गया? एक तो नॉर्मल m1 m2 r दे देगा, निकालने बोलेगा। दूसरा वही m1 m2 r देगा, लेकिन हेवनली बॉडीज का, बड़ा मास, बड़ा रेडियस, बड़ा डिस्टेंस। ठीक है, दूसरा वो आएगा। तीसरा रिलेशन पे कि स्क्वायर डिस्टेंस को डबल कर दिए तो मास को क्या करोगे, मास को आधा कर दिए तो फोर्स कितना टाइम्स चेंज हो जाएगा, रिलेशनशिप पूछेगा डायरेक्ट। चौथा बीच में कहां रख दें ताकि वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। आ रही बात समझ में? मिसलेनियस और भी कुछ पूछ सकता है, मैं नहीं जानता। ठीक है आगे बढ़े, जनरल यही है। क्लियर? नेक्स्ट पढ़े बच्चों। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ में आ गया? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? ठीक, चलिए अभी मेरे को बता दो, आप लोग को केपलर लॉ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा ना? केपलर लॉ हटा दिए, तो उसको अपन बाद में कभी पढ़ लेंगे फिर से, क्योंकि वो है इंटरेस्टिंग चीज, है ना? चलो अब अगला पढ़ते हैं। अगला था इसमें टॉपिक क्या बच्चों? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिखिए बच्चों, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और मैं रिकॉर्डिंग दबाया हूं कि नहीं? मजा आ जाएगा नहीं तो। दबाया हूं, है ना? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बच्चों देखो, जब भी ग्रेविटी दिया हो या कहीं कहीं ऐसा दिखेगा, देखो ग्रेविटेशन,
फर्क क्या है ग्रेविटी और ग्रेविटेशन बोल, ठीक है। ग्रेविटी एक पर्सनल प्रोनाउन है किसका? अर्थ का। किसका? अर्थ का। तो ये पर्सनली अपने लिए यूज करते हैं। जब एक बॉडी अर्थ हो ना, दोनों में से एक बॉडी क्या हो? अर्थ, तो हम लोग ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब अर्थ के कारण किसी बॉडी को एक्सेलरेशन महसूस होगा, फोर्स लग रहा है तो उसको एक्सेलरेशन महसूस होगा, F/m। तो वही क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी बोला है तो समझ जाना किसके कारण? अर्थ के कारण। लेकिन अगर मैं बोलूंगा एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो अर्थ समझ गए, तो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑफ मून बोलना पड़ेगा। अगर मून का जी लिख रहा हूं तो उसमें ग्रेविटेशन बोलोगे, ग्रेविटी नहीं बोलोगे। समझ में आया कि नहीं आया बात? पक्का? तो ग्रेविटी क्या है? जब एक बॉडी अर्थ हो तो उसके लिए ग्रेविटी बोलते हैं, बाकी नहीं तो ग्रेविटेशन चलता है। समझ में आ गया बच्चों? अब ये जो ग्रेविटी एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में निकालने वाला हूं बच्चों, इसको डिनोट करते हैं छोटा जी। कैसे डिनोट करते हैं? और बड़ा जी और छोटा जी में उतना ही अंतर है जितना गंगाधर और शक्तिमान में। चलिए आगे। नहीं, बहुत अंतर है ना जी में। अब अरे नहीं, पुराना जोक। हाँ जी, तो जी का वैल्यू क्या होगा ये देखते हैं, है ना। जी क्या है बच्चों? एक्सीलरेशन। जनरली बता दो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक होता है v माइनस यू बाई टी, और मैं मारूंगा खींच के झापड़, इसी वेरिएबल में अब मत बनाओ यार। F बाय एम। एक्सीलरेशन बराबर और क्या होता है बच्चों? F बाय एम। तो क्योंकि यहां ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है और अर्थ के द्वारा लगाए गए फोर्स के कारण एक्सीलरेशन निकालना है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? फोर्स वाला, ना कि वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी वाला। समझ में आ गया बात? अब यहां पर बना के स्टार करके एक पॉइंट लिखिए, दिस इज द वैल्यू नियर अर्थ सरफेस ओनली। जो जी की वैल्यू हम लोग डिराइव करने वाले हैं वो कहां के लिए है? अर्थ के सरफेस के लिए। किसके लिए बच्चों? अर्थ के सरफेस के लिए, दूर के लिए नहीं है। दूर के लिए चंदा मामा दूर के। हाँ चलिए अब वैल्यू निकालते हैं। तो बच्चों सपोज ये क्या है? ये अर्थ है। क्या है बच्चों? अर्थ है। अर्थ का मास क्या है? m है। अर्थ का रेडियस क्या है? r है। अर्थ का मास बच्चे बच्चे जानते हैं, बड़े भी जानने लगे हैं, और अर्थ का रेडियस हर कच्चे पक्के मकान का व्यक्ति जानता है। जानते हो आप लोग? साले कैसे बात कर। m का वैल्यू है 6 इंटू 10 का पावर 24 kg, और रेडियस है बच्चों 6400 किलोमीटर। तो अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है तो भी आप लोग मान लेना, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है? 6400 किलोमीटर। समझ में आई बात? अब सपोज अर्थ के पास, अब अर्थ के पास कोई मास अंदर तो होगा नहीं ना, यानी अंदर भी होगा मास, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इंसान, आदमी, पत्थर, पौधे, पेड़, एरोप्लेन, है ना, छत से कोई कूद रहा है, ये सब तो अर्थ के सरफेस के ही पास होगा ना, ठीक है। तो सपोज अर्थ के सरफेस के पास यहां पर एक छोटू मास है, क्या? m। कितना है बच्चों वो छोटू मास? m। और अर्थ के सरफेस से उसकी हाइट कितनी है? h। और ये h जो है वो बहुत 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 छोटा है। अरे ये चक्री क्यों आ जाता है यार बार बार? रेडियस, अर्थ के रेडियस से क्या है? बहुत 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 छोटा है। जैसे अर्थ का रेडियस क्या है? 6400 किलोमीटर। अब उसमें 1 किलोमीटर जोड़ लोगे, घटा लोगे, तो उससे किसका फर्क पड़ जाएगा? आ रही बात समझ में? कैलकुलेशन तो लगभग उतना ही बैठेगा। आ रही बात समझ में? तो ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका एक्सीलरेशन हम लोग निकालने वाले हैं, जैसे अर्थ के सरफेस से ये गिर रहा है, जैसे ये है, अभी अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर होगा? कुछ ही डिस्टेंस ऊपर होगा, ठीक है। तो अब रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर, 6 बार मुंबई आना जाना हो जाएगा यहां से, ठीक है। तो यहां से यहां टपक रहा है, तो ये डिस्टेंस तो कुछ मीटर ही है ना, तो उसको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है बात। अब देखो, तो मैं ये लिखता हूं कि दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा होगा। अर्थ इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा होगा और ये अर्थ के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा होगा। तो बच्चों फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? जी बड़ा एम छोटा एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्योंकि दोनों के सेंटर से सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस है? आर प्लस एच। तो क्या लिखे बच्चों? आर प्लस एच का होल स्क्वायर। लेकिन अभी मैं बताया आर जो है वो बहुत बड़ा है, किससे? एच से। तो आर प्लस एच को मैं लगभग आर ही लिख सकता हूं। कोई कुछ बोलेगा मेरे को? बोल भी नहीं सकता, ठीक है।
अब ये जो फोर्स है ये महसूस कर रहा है, तो ये m मास बच्चों छोटू सा है, f फोर्स महसूस कर रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा? F बराबर ma होगा कि नहीं होगा बच्चों? F फोर्स ये महसूस कर रहा है, इसका मास है m और एक्सीलरेशन कितना है a, तो F बराबर क्या होगा? ma। तो इस F की जगह क्या लिख दूंगा? ma बराबर g m बाय r स्क्वायर, क्योंकि r प्लस h को क्या ले लिया हूं मैं? r। m का हिसाब हो गया, तो ये जो एक्सेलरेशन आया उसका वैल्यू कितना है बच्चों? जी एम बाय आर स्क्वायर। क्या आया बच्चों एक्सेलरेशन का वैल्यू? जी एम बाय आर स्क्वायर। जी का वैल्यू हम जानते हैं कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ हम जानते हैं क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ हम जानते हैं क्या है, कांस्टेंट है, तो तीनों का वैल्यू तो हमको पता ही है ना, तो ये भी क्या आएगा? कांस्टेंट। तो अर्थ के सरफेस के पास ये वैल्यू क्या होती है बच्चों? कांस्टेंट। और वो वैल्यू कितनी होती है? अगर सारी वैल्यू डालोगे तो आएगी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस ए को बोल देते हैं अपन छोटा जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी खुद के मास पे डिपेंड नहीं करती है। मैं छत से कूदूं कि आप छत से कूदें, सबके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम। कि कोई हाथी कूदे, सबके लिए क्या होगा? सेम। मास पे डिपेंड नहीं करता। कट गया ना मास, तो मास जो भी लेता मैं दोनों तरफ कट ही जाता। लेकिन किस पे डिपेंड करता है? अर्थ के मास और अर्थ के रेडियस पे। तो क्या मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी उतना ही होगा? मून का मास कम है, रेडियस भी क्या है? कम है, तो उसका वैल्यू अलग होगा बच्चों। मून का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी मून, वो होता है 1/6 टाइम्स जी ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से 6 टाइम्स कम होता है। 9.8 को 6 से डिवाइड करोगे तो वंशिका क्या आएगा? वेरी गुड, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये किसका वैल्यू है बच्चों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन नियर मून सरफेस। मून के सरफेस के पास आपको ये जी लगेगा। बढ़िया कैलकुलेशन। कैमरे में तो लगेगा ना, आप ही बताएं। अब पता चल गया लेकिन। हाँ, आगे बढ़े। जी मून का वैल्यू क्या है? 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आया बच्चों? पक्का? तो ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लेनेट के मास पे और प्लेनेट के रेडियस पे डिपेंड करती है। क्लियर है? अब एक जनरल क्वेश्चन, अगर आप सरफेस से दूर जाओगे तो क्या होगा? जी बढ़ेगा कि कम होगा? क्यों? नीचे आर प्लस एच बढ़ते जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो जी कम होगा। ठीक। अब अर्थ का गड्ढा खोद के अंदर आ रहे हो तो क्या होगा? हे हे हे, तो भी कम होगा। क्या होगा बच्चों? तो भी कम होगा। जानने के लिए पढ़िए, 12th क्लास में आइए, ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे जेडब्ल्यू में, तब बताएंगे। ठीक है, तो याद रखना सरफेस पे जी जो होता है वो मैक्सिमम होता है। क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम। आप सरफेस से दूर जाएंगे तो जी क्या होगा? कम होते जाएगा। सरफेस के अंदर जाएंगे तो भी जी क्या होगा? कम। और सरफेस पे क्या होगा? मैक्सिमम। ये बात याद रखना। पक्का बच्चों? सरफेस से दूर जाओगे तो भी जी कम होगा, सरफेस के अंदर जाओगे तो भी जी, अर्थ के सेंटर की तरफ जाओगे तो भी जी का वैल्यू कम होगा। लेकिन क्या नहीं होगा? सरफेस पे मैक्सिमम होगा। जीरो होगा ना, सेंटर पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। घबरा तो नहीं रहे हो? तेरे एक आंख लाल क्यों है? रोना तो नहीं आ रहा? इतना इमोशनल हो गया तू ग्रेविटेशन पढ़ के? ठीक है, उससे गले लगाओ यार, कैसे कर रहे हो? हाँ चलिए आगे देखो। ये समझ में आ गया बच्चों, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें भी बच्चों आपको कैसा क्वेश्चन आएगा? आपको ये बोल देगा बच्चों, ऐसा बोल देगा कि सरफेस पे ग्रेविटेशन जी है, तो बताओ अर्थ के सरफेस से कितना दूर जाएं कि ग्रेविटी 9 टाइम्स कम हो जाए। अर्थ के सरफेस से कितना दूर जाएं कि ग्रेविटी क्या हो जाए? 9 टाइम्स कम हो जाए। तो क्या बोलेगा बच्चों? सरफेस पे क्या है? जी, तो वैल्यू क्या होगा? जी एम बाय आर स्क्वायर। सरफेस पे तो आर का वैल्यू आर लेना है। अब हो गया कितना? जी बाय 9। अब कितना हो गया बच्चों? जी बाय 9। जब हम क्या करें, अर्थ के सरफेस से एच डिस्टेंस दूर चले गए, अर्थ के सरफेस से कहां चले गए बच्चों? एच डिस्टेंस दूर। तो अब नीचे क्या लेंगे? आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों इक्वेशन? अब दोनों भैया को क्या कर दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। जी जी वेल प्लेड। 9 कहां चले गया? ऊपर। जीएम जीएम कैंसल।
आर प्लस एच कहां चले जाएगा? ऊपर, तो आएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ऊपर भी स्क्वायर, नीचे भी स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये बच्चों? आर प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। 9, ये स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा? अंडर रूट। तो आर प्लस एच बाय आर बराबर क्या आ गया? 9। तो आर प्लस एच बराबर, हाँ रूट 9, कुछ भी बोलते हो, 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। तो आर प्लस एच बराबर क्या आएगा बच्चों? 3r। ये आर उधर जाएगा तो 2r बराबर h। तो h बराबर कितना है बच्चों? 2r। तो आप धरती की सतह से कितना दूर जाओगे? दुगना। जितना रेडियस है उसका डबल जाओगे, मतलब सेंटर से कितना दूर पहुंच गए? 3 गुना दूर। तब आपका ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स कम हो जाएगा। समझ में आया? 4 टाइम्स दे देगा तो जस्ट डबल जाओगे, जितना आर है सरफेस से आर उतनी दूर चले जाओगे। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? ये डिवाइड करना नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया बताओ ना बेटा, मैं बताऊंगा तब। बेटा ये इधर गया 3r हुआ, ये 3r, ये प्लस आर है, उधर जाके क्या होगा? तो 3r माइनस आर क्या होता है आजकल? तो आजकल तो वही चल रहा है, ठीक है। तो h बराबर 2r। समझ में आई बात? तो हाँ चलिए आगे बढ़े। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन से बच्चों ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब लास्ट टॉपिक, ममम मास वर्सेस वेट। और कुछ छूटा तो नहीं बच्चों, याद दिला देना। हाँ अरे वो तो सेकंड पार्ट है ना, वो अगले दिन के लिए भी तो कुछ बचाओ, ठीक है। ग्रेविटेशन, अगला ग्रेविटेशन में तो इतना ही बचा ना, मास वर्सेस वेट। तो बच्चों मास और वेट, मास और वेट। तो मास क्या है और वेट क्या है? तो सबसे पहला बात तो ये है बच्चों, जो मास है वो प्रॉपर्टी है मैटर का। क्या का प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये क्या बताता है कि कितना मैटर हम में मौजूद है। क्वांटिटी ऑफ मैटर बताता है जो हम में मौजूद है। आ रही बात समझ में? जैसे अगर आप खुद सोचो, अगर मैं बोला एक बोरी मेरे पास सैंड है, क्या है? एक बोरी सैंड, एक बोरी सैंड है, और सेम साइज का आपको बोरी दिख रहा है, बोरी सेम साइज का दिख रहा है, लेकिन उसमें फेदर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बच्चों? फेदर। बताओ किसका मास आप ज्यादा बोलोगे? सैंड वाले का मास ज्यादा बोलोगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है? ज्यादा है ना। तो आप बोलोगे भाई इसमें मटेरियल का मात्रा ज्यादा है, ठीक, इसमें मटेरियल का मात्रा कम है, इसलिए इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है। तो मास क्या बताता है? कितना मैटर भरा हुआ है, किसी क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या है, ठीक है। वो खुद का प्रॉपर्टी होता है, और वो चीज कांस्टेंट होती है, बदलती नहीं है। जैसे अगर 1 किलो सेब में जितना मैटर भरा होगा ना, आप सेब को लेके यूनिवर्स में कहीं भी घूमो, वो मैटर चेंज नहीं होगा, सेब कितने का रहेगा? 1 किलो का ही रहेगा। लेकिन आप ये जानते हैं फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। अगर मास कांस्टेंट भी है, क्या कांस्टेंट है बच्चों? मास अगर कांस्टेंट भी है, लेकिन ए तो हम जानते हैं अलग अलग प्लेनेट में क्या होता है? अलग अलग होता है। तो अलग अलग प्लेनेट के जब सरफेस में वही 1 किलो का सेब ले जाएंगे, तो सब अलग अलग फोर्स लगाएंगे नहीं लगाएंगे? जैसे हम अर्थ पे पहुंच गए, तो 1 किलो सेब का एक्सीलरेशन कितना होगा? 9.8। तो उसको फोर्स कितना लगेगा? 9.8 न्यूटन। अब उसी 1 किलो के सेब को लेके कहां चले गए? मून पे। तो मून कितना फोर्स लगाएगा? 1 इंटू 1.6। कितना हो गया बच्चों? 1.6 न्यूटन। आ रही बात समझ में? तो जो वेट होता है बच्चों, वो फोर्स होता है जो प्लेनेट हमके हमारे ऊपर लगा रहा है, या हम जो प्लेनेट के ऊपर लगा रहे हैं, ठीक। तो मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसका यूनिट क्या होता है? केजी, ठीक। और वो क्या रहता है? कांस्टेंट। क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट। वेट जो रहता है वो कांस्टेंट नहीं होता, ये वो फोर्स होता है जिस फोर्स से हमको अर्थ या फिर जो भी प्लेनेट पे हमें हमको वो अट्रैक्ट कर रहा है अपनी सरफेस पे। आ रही बात समझ में? तो ये एक बच्चों फोर्स है, ये क्या है बच्चों? फोर्स। और ये मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसका यूनिट है किलोग्राम, इसका यूनिट है बच्चों न्यूटन। तो दोनों में अंतर है। ये है वेक्टर, ये क्या है बच्चों? स्केलर। आ रही बात समझ में? तो सपोज मैं 10 किलो सेब लेके मून पे गया, तो क्या उसका मास चेंज हो जाएगा?
लेकिन 10 किलो सेब लेके मैं मून पे गया, क्या उसका वेट चेंज हो जाएगा? कितना टाइम्स कम हो जाएगा? 6 टाइम्स कम हो जाएगा। जैसे यहां पर कितना था, सपोज 10 किलो का 100 न्यूटन मान लो, तो वहां पर ले जाएंगे तो 100/6 हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां क्या होती है, बाय 6। समझ में आया बच्चों? तो ये था आपका ग्रेविटेशन चैप्टर। अब कल क्या रिवाइज करेंगे? बुयंसी एंड रोटेशन।